नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अतीत से वर्तमान कक्षा 6 इतिहास भाग 1 अध्याय 6 जीवन के विभिन्न आयाम। आखिर जीवन के विभिन्न आयाम क्या यह कह रहा है इतिहास में, तो इसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इस पाठ के माध्यम से। याद कीजिए एक ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपको सुनाई हो। उसने पूछा कि यह कहानी उसको किसने सुनाई। क्या आप स्वयं भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएंगे कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, ये कहानी कैसे सुनी जाती थी। और हम लोग भी कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो इतिहास में उन्हीं कहानियों के माध्यम से हमें शिक्षा देने की कोशिश की गई है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 37 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। मतलब एक अलग जनजाति, एक अलग समाज के लोग क्या कर रहे थे, बस रहे थे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इसके बारे में हमारे इतिहासकार व कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है और वेदों की संख्या है 4। देखिए, हमें बहुत सारे जो ज्ञान प्राप्त हुए हैं वह बहुत सारे चीज़ों से और बहुत सारे जगहों से प्राप्त हुए हैं। उस समय वेदों की रचना हुई थी और उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त थे, पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक साहित्य। इन्हें क्या भागों में बांटा गया था, तो 2 भागों में। उत्तर वैदिक साहित्य पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत कितने विषयों को रखा जाता है, तो हम कहेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में बांटा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो उत्तर देना होगा आपको कि 2 कालखंडों में इसे विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक युग में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक युग को 1000 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व ये घटनाएं घटी थी। तो वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। वेद जो होता था वो बोलकर, लिखकर नहीं होता था। एक लोग सुने और दूसरे को वो बताते थे, तो इसे हम कह रहे हैं वैदिक। ठीक है, तो ये मौखिक रूप से होता था, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाता था। जैसे हम लोग कभी कभी परी की कहानी, भूत प्रेत की कहानी क्या होता है, सुनते हैं। हमको कहानी सुनना अच्छा लगता है, राजा रानी की कहानी। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र, प्रार्थनाएं, सूक्त को लोगों ने कंठस्थ कर कर अपने पीढ़ी को तक सुरक्षित रखा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको कंठस्थ कर कर दूसरों को सुनाते हैं। जैसे आप लोग प्रार्थना करते हैं तो आपको क्या होता है, वो प्रार्थना याद हो जाती है। जैसे अगर कोई भी कविता आप याद करते हैं तो आपको क्या होता है, कंठस्थ हो जाता है। और आप जब टीचर आपसे पूछता है तो आप उसको क्या करते हैं, वही कविता को पढ़ देते हैं। यहाँ पर बताया गया है वैदिक साहित्य, तो वेद की संख्या 4 है, ब्राह्मण 9 है, आरण्य 6 है, प्रारंभिक उपनिषद 13 है और कुल उपनिषद 108 है। तो बहुत सारे चीज़ें घटती रहती हैं। इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया। इसे वेद को सूक्ति सुना हुआ भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वेद की दूसरी मतलब कि क्या कहा जाता है, तो इसे श्रुति भी कहा जाता है, सुना हुआ भी कहते हैं इसे।
जैसे कि आपने यहाँ चित्र के माध्यम से एक फोटो देख रहे हैं। वेद की भाषा को प्राकृतिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वेद की भाषा को कौन सा बोला जाता है, तो वैदिक और सांस्कृतिक। आप स्कूल में जिस संस्कृत को भाषा को पढ़ते हैं उससे वह थोड़ी भिन्न होती है। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आप समझते होइएगा ये आर्य क्या है, तो आर्य शब्द का अर्थ है एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूहों से जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत के एक नई संस्कृति को विकसित किया जो कि वैदिक संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर आर्यों के विरोधी दास और दासियों के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों को देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले, यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्होंने आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया। इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा की बोलते होंगे और वह क्या करते थे, दूसरी भाषा बोलते होंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाया गया है, धूसर वृद्ध भाड़। यहाँ पर दिखाया गया एक फोटो के माध्यम से। यहाँ पर एक और चीज़ दिखाया गया है, भारोरोपित भाषा वर्ग। तो संस्कृत भाषा भारोरूपी माने भारत और यूरोप का मिला हुआ एक मिश्रित अंग है। भारत के अनेक भाषाएं असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी क्या है, यूरोप की बहुत से भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हुए थे। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अनेक शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृत्व संस्कृत में माँ, हिंदी में मदर, अंग्रेजी में मदर, मेटर में जर्मनी शब्द को देखते हैं। विगत वर्षों में वैदिक युग के संबंधित पुरातन प्रमाण भी मिले हैं, मतलब हमें पुराने सामानों का भी उपलक्ष मिला है और प्रत्यक्ष रूप से इनका भी हम इस्तेमाल स्रोतों के रूप में करते हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ वहाँ के लोग ऐसे ही बस्ती में रहते थे जो पशुपालक और कृषक थे। वो की प्रमुख जो पेशा था वो पशुपालक और कृषि था और खास प्रकार की मिट्टियों के चित्र धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग किया गया है जो आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं। इसीलिए यह अब साहित्य और पुरातत्वविद दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। आर्यों का बसाव, आखिर वो कैसे बसे, तो देखिए वैदिक आर्य कई समूहों में भाता है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के लिए सप्त सौधन्व शब्द का प्रयोग किया गया है और इसके लिए आर्यों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, तो सप्त सौधन्व ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है, जिसे आजकल हम पंजाब वर्तमान में भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान पंजाब प्रांत के नाम से पुकारा जाता है। और पंजाब को वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ ही बसे थे और आज भी वहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं। उत्तर वैदिक युगों में सप्त सौधन्व प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में बस गए थे और गंगा यमुना तहजीब को भी सीखते हुए वो पूरे क्षेत्रों में अपना राज स्थापित कर चुके थे। शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत के से प्राप्त चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था और ये क्या था, इनका विकास धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर एक फोटो के माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रारंभिक वैदिक युग में भौगोलिक विस्तार का मानचित्र बताया गया है, किस तरह से यह बढ़ा। तो देखिए सप्त सौधन्व सिंधु व उसकी 5 सहायक नदी सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सरस्वती द्विशवृत्ति नदी का क्षेत्र है और गंगा यमुना दोआब गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ऋग्वेद का काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है।
तो क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी हुई? अब उनसे पूछिए क्या उसकी धार्मिक मान्यताएं और पशुओं से जुड़ी हुई है? हाँ, हमारे यहाँ धर्म में पशु पक्षी पेड़ पौधे सब जुड़े हुए होते हैं और उसी के अनुसार हम पढ़ते भी हैं। ऋग्वेद में हमें पता चला है कि जिसके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे। गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों के एक कबीले से दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। तो कहा गया है गाय हमारी माता है और उस समय से इसकी प्रधानता दिखाई गई है। गौधन रक्षा के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव होता था जो बहादुर व कुशल योद्धा था। ऋग्वैदिक राजन को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं के क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। अतः ऋग्वैदिक काल का राजन एक कबीले का मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। तो आप देखिए, जो गाय की रक्षा करता था, जो गाय माता की रक्षा करता था, वह क्या था? वह कबीले का मुखिया हुआ करता था। अच्छा, आपके शब्द आप सुन रहे होंगे कबीला। तो कबीले में एक वंश या एक परिवार की कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, उसको हम कबीला बोलते हैं। जैसे आप जनजातीय लोगों को देखते होइएगा, वो क्या करते हैं, उसके एक सरदार होता है और उसके बातों को वो लोग मानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आम लोगों के संस्था के रूप में विपत्त का सबसे ज़्यादा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे विदत्त का महत्व घट गया और इसका स्थान सभा और समितियों ने ले लिया। सभा को विशिष्ट स्थान था कि जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी और वहाँ उस समय भी एक सिस्टम के साथ राज्य व्यवस्था का संचालन होता था। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था, जो कि आज हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में भी इन चीज़ों को देखा जा सकता है। इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशवरा के द्वारा किया जाता था। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। जिस तरह से महिलाएं पुरुष दोनों सामान्य रूप से इन सभाओं को संबोधित करते थे और इन चीज़ों को देखते भी थे। तो जो लोग यह प्राप्त करते थे और देखा गया है राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक भी कार्य करते थे। अगर आवश्यकता पड़ते थे तो वे क्या सैनिक का भी काम करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म हो जाने से वह दूसरे जगह चले जाते थे। इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं था। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था, जो कि मैंने पहले आपको समझा चुका हूँ कि कबीले का जो एक सरदार होता था वह उन्हीं के अनुसार वह काम करता था। उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। स्थानीय रूप से नहीं बसने के कारण ही वे खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा है कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता था, तभी फसल पककर तैयार हो जाती थी। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चला है कि वे जौ, जो कि यवक के नाम की खेती करते थे। तो सबसे पहले ऋग्वेद में किस फसल की खेती की गई थी? तो जौ की खेती की गई थी और उसका नाम क्या था? यव। जौ को फसल आमतौर पर कम समय में तैयार होता था, इस कारण इस फसल को उगाने में इनके लिए आसान था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासी दास वस्तुओं से गेहूं आदि फसल भी प्राप्त करते थे और धीरे धीरे उन्होंने विकास किया और उन्होंने गेहूं की भी फसल करना सीख लिया। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं उन्हें देते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां व घोड़े पालते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था और वे क्या करते थे? कृषि का धंधा कम करते थे।
पशुओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे कि क्योंकि पशु से हमें दूध दही और खाने की चीज़ों भी प्राप्त हो जाती थी, इसलिए उन लोग खेती बहुत कम करते थे। क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है जिसकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है, मतलब वो लोग शिल्प कलाओं में कम ही प्रयोग करते थे। इसकी जानकारी हमें इतिहास के उन स्रोतों के माध्यम से पता चलता है। कह रहा है वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार जो चमड़ा का काम करता था, बढ़ई जो काठ का काम करता था, और धातु का काम करने वाला धातु कर्मी, जैसे आप देखते हुइएगा कोई भी चीज़ धातु का जो बनाता है वह, और कुम्हार जो कि मिट्टी का बर्तन बनाता था। बढ़ई धातु कर्मी और रथकार के रथों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। घोड़े के जूते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प था और उस समय घर घर में बुनाई का काम चलता था जो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। आज भी अपने यहाँ देखते हुइएगा कि महिलाएं स्वेटर बनाती रहती हैं, बुनती रहती हैं। तो लोगों का जीवन प्राकृतिक पर बहुत हद तक निर्भर था और वो प्राकृतिक सामानों का यूज करते थे और उन्हीं के अनुसार उनका जो व्यवस्था था वो प्राकृतिक प्रद था। ऋग्वैदिक में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े हुए कई देवी देवताओं के समान में मंत्रों की रचना की गई, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख थे। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कौन से देवताओं की पूजा होती थी, तो आप कहिएगा इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख थे। इंद्र युद्ध का देवता होता है। आपसे पूछा जाएगा युद्ध का देवता कौन होता है, तो इंद्र देवता होते हैं। अग्नि आग का देवता होता है, तो अग्नि को आग का देवता कहते हैं। और सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था जो कि शराब के रूप में जाना जाता था। देवी देवताओं की पूजा धन, संतान व युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। उस समय धन के लिए, संतान के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना या देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी, जो कि घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति देने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आप एक रथ का बड़ा ही अनमोल चित्र देख रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्हें बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान भी हुआ। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों को विभाजित थे, युद्ध, पुरोहित और साधारण। उस समय 3 वर्ग था ही, एक था योद्धा, एक था पुरोहित और एक था जनसाधारण, मतलब निम्न लोग। ऋग्वेदों के मंत्रों में ऐसे जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद स्थिति नहीं बन पाई। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य या शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की कल्पना की गई थी और उस समय जाति नहीं वर्ण व्यवस्था थी, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। अब हम उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का अध्ययन करेंगे। इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं ने निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुओं के स्थान पर खेती, कृषक को मुख्य पेशा बनाया। एक स्थान से बस कर रहने लगे और कबीलों का निर्माण क्षेत्र तय हो गया। इस काल में उत्तरी भारत में लोह युग का प्रारंभ हुआ, लोहा तकनीक का प्रयोग आरंभ हो गया। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में लोहे के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे और हमारी अब स्थिति कबीलों को छोड़कर घर में और कृषि पर आधारित हो गई थी। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध और अस्त्रों के लिए किया गया। धीरे धीरे कृषि व अन्य आर्थिक कार्यों में इसका उपयोग होने लगा। हस्तिनापुर, अलमार, गिरपुर, अंतरजीखेरा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोग कच्चे मकानों में रहते थे जिसकी छत फूस की और शक्करों की बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुराने स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें हम चित्रित
दूसर पात्र के रूप में जानते हैं, जो कि हम पृष्ठ संख्या 52 में भी देख चुके हैं। तो यहाँ कह रहा है, इसके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों का चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में थी। ज्यामिति की जिस प्रकार आकृति होती है, उसी प्रकार से उन घड़ों पर क्या बनाया जाता था, चित्र बनाया जाता था। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग स्थानीय रूप से जीवन व्यतीत करने लगे। ऋग वैदिक काल के अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे से विलीन होकर बड़े जनपदों को जन्म देने लगे। उदाहरणतः पुरी व भारत जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वा व कृवि जन मिलकर पंचाल जनपद कहलाए। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अश्वमेध यज्ञ कर एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, और युद्ध में अगर वह जीत जाता था तो वह अधीन हो जाता था। तो इस प्रकार यज्ञ के अवसर पर राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन्म के राजा बनकर आगे की ओर बढ़ते हैं। जनपदों के राजा माने जाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। साथ में ऋग्वैदिक सभा और समिति जैसी सामूहिक और सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे वे राजा के परामर्श देने वाले संस्थाएं बन गई। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार काल में अनिवार्य कर दिया गया। और आज भी हम लोग देखते हैं नजराना या उपहार क्या है, तो इसको समझते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। आज भी हम क्या करते हैं, नजराना में जो पैसा देते हैं, कुछ दे दिए, किसी का मुंह देखे तो पैसा दे दिए, वे क्या है, ये नजराना का ही एक रूप है। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हमें पिछले पढ़ चुके हैं। पुरोहितों द्वारा रचित गए ग्रंथों के विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। उस समय समाज बहुत समूह में बटा था, जिसमें पुरोहित, युद्ध करने वाले, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहित तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक और व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धन जीवन व्यतीत करते थे। आखिर पुरोहित शब्द होता क्या है? तो यज्ञ क्रियाओं व अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग पुरोहित कहलाते हैं। आज भी हम लोग पुरोहित के नाम से उन्हें जानते हैं। तो पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, उसे हम वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। पहला वर्ण था ब्राह्मण। उनका काम वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना तथा जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान वैश्यों का था। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय व वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का है। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। उस समय ऋग्वैदिक कालों में उन्हें पढ़ने लिखने का क्या था, मनाही था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, और हमारे यहाँ भी आज भी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख क्या हो गया, धंधा हुआ, और जंगलों में जलाकर कुल्हाड़ी से काट कर भूमि की खेती योग्य बनाया गया। लोहे के
फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया। कृषि कार्य की प्रयुक्त होने लगा तरीकों, जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों में बढ़ने लगी। विकसित हो चुकी थी उनकी टेक्नोलॉजी। अब ये क्या करते थे, धान, गेहूँ, जौ, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म के दो धाराएं दिखी, एक का बल कर्म पर था तो दूसरा का ज्ञान पर। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ, राजा सुजय सूर्य जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। याज्ञिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता है और यज्ञ का संपादन करने वाले को पुरोहित की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद से वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करते थे और देवताओं को प्रसन्न करते थे। उनका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना व वैदिक जनों का अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिवेशकों के अद्वितीय सिद्धांत में देखने को मिलता है। उपनिवेशकों के आत्मा, परमात्मा और मनुष्य जैसी गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया, जिसका अध्याय आप 8 में करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा का वर्णन दिखाया गया है। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार की थी, तो मौखिक थी। शिक्षार्थियों से वेदों की मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था, जिसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष तक रहना पड़ता था। और गुरु शिष्य की परंपरा की एक झलक इस तस्वीर के माध्यम से देखिए। गुरुकुल की उन परंपरागत नीतियों को जो कि भारतवर्ष की एक अमिट छाप छोड़ती है और हमें उनके लिए प्रेरित भी करती है। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। छात्रों को गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में वनों में होते थे और ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम आमोद धोमा ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या का अर्जन करते थे। वे गुरुजों के घर में काम करते थे। आमोदन दो माए के पास धान का एक खेत था, उसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेती का काम करते थे और इसी के शिष्यों में से एक था अरुणी। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने अरुणी से कहा, बस जाओ। बस मतलब बेटा को कह रहा है, तो बस जाओ, देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ को न तोड़े दे। अरुणी खेत पर पहुंचता है। अरुणी ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा था। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ डालकर पानी को रोकने की कोशिश की, फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी हो गई। इसकी चिंता बढ़ गई वह, परंतु खेतों की दरार के मुहाने पर लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। रात हो गया था। अरुणी ने अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल होते हैं। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ अरुणी को ढूंढने खेत पर पहुंचते हैं। खेतों के चारों ओर घोर अंधेरा था। अरुणी को कहीं नहीं देखकर उनकी चिंताएं बढ़ जाती है। वह जोर से चिल्लाते हैं, बेटा अरुणी, बेटा अरुणी। अरुणी ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोला, गुरुजी, गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्द से वहाँ पहुँच जाते हैं। गुरुजी ने अरुणी को देखा तो अचंभे रह गए। उन्होंने अरुणी को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु और शिष्य की अनुपम प्रेम। और बड़ा होकर यही अरुणी वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दाक ऋषि के नाम से जाना गया। देखिए, हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वह वेद उपनिषदों से है। आज भी हम गुरु को भगवान के रूप में देखते हैं। इतिहास में भी इन तथ्यों को बतलाया गया है। यहाँ पर इन तथ्यों के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया है और बड़ा ही मार्मिक चित्रण के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है। इमाम गांव जो कि
उसके बारे में बताया गया है। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज व संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इमाम गांव की पहचान करें। इमाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी के तट पर स्थित एक ताम्र पाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल, लगभग 1600 ईसा पूर्व और 700 ईसा पूर्व पहले लोग रहते थे, जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। इस पुराण स्थल की खुदाई से पत्थर, आला और तांबा धातु के बने औजार व उपकरण प्राप्त हुए हैं। इमाम गांव के लोग मिट्टी की बनी हुई झोपड़ियों में रहते थे, जिसकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग के रंगे मिट्टी के बर्तन का बड़ा ही उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उस प्रकार की थी। इमाम गांव के लोग गेहूं, मटर, मसूर व धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। खुदाई से इन पशुओं की हड्डियों प्राप्त हुई है। कई हड्डियों पर कटे निशान भी यह अंदाज लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। इमाम गांव में ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पालतू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया जाता था। यह मकान बस्ती के नीचे में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिसमें शायद खाने पीने की वस्तुएं भी रखी जाती थी, और कब्रों में मृतक के साथ औजार और हथियार, गहने आदि भी खुदाई से मिले हैं। तो उस समय यह संस्कृति बनाई गई थी कि हमारे लोग जब मरते थे तो वहाँ पर इन संस्कृतियों के साथ उन्हें दफन किया जाता था। तो आज हम लोग पढ़े हैं जीवन के विभिन्न आयाम, कक्षा 6 अतीत से वर्तमान बिहार बोर्ड। धन्यवाद।